बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड आई से वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ओशा जनरल इंडस्ट्री ट्रेनिंग, जो कि हमारा सिलसिला चल रहा है फ्रॉम प्रीवियस 4 डेज। तो आज हमारा मॉड्यूल 5 है एंड आई होप कि एवरीवन इज़ फाइन। काइंडली मुझे फीडबैक दे दें फ्रॉम योर साइड कि मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस क्लियरली आप तक पहुंच रही है। जी वालेकुम सलाम। जी सर, शो हो रही है आपकी। चले ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो अगेन आई होप कि एवरीवन वुड बी फाइन इंशाल्लाह। जो लोग आ गए हैं सबको खुशामदीद, और जो लोग अभी नए आए हैं, अभी तक दो तीन लोग आए हैं। सो एनीवेज आ जाएंगे बाकी लोग भी। सो लेट्स मूव। Gentlemen, today we have a special agenda for our training. आज हमने बेसिकली अपनी इवालुएशन की एक्टिविटी करनी है। इवेल्युएशन इन द सेंस के मतलब फॉर्मल नहीं है, कोई ग्रेडेड इवेल्युएशन नहीं है, बट ये है कि इट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस फॉर नॉलेज विच यू हैव अचीव्ड सो फार थ्रू योर स्पीकिंग पावर। आपको पता है ना, कम्युनिकेशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू टॉक, यू हैव टू communicate with the junior management, senior management, and even employers, directors, etc. So it is very very important that you should have a clear messaging conveying capability with you. You should have a competence in yourself to convey your message clearly and effectively. वालेकुम सर। जो जी वालेकुम सलाम। जो कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी फील्ड के अंदर, क्योंकि हमारी फील्ड में जो है वो मार्जिन ऑफ एरर जो है ना, इट्स वेरी वेरी लेस। क्योंकि लोगों की जान, लोगों की ज़िंदगी, लोगों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई होती है। तो अगर टाइमली डिसीजन ना लिए जाएं, टाइमली मैसेज को कन्वे ना किया जाए और इफेक्टिवली ना किया जाए, सिर्फ मैसेज कन्वे करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, मैसेज को इफेक्टिवली कन्वे करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारी फील्ड में कम्युनिकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। और जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट की बात करते हैं, चूँकि मैं तो प्रीवियस मैनी इयर्स हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को ही फोकस किए हुए हूँ, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जितने भी मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और जितने भी मॉडल्स हैं जो टॉप लेवल के हैं, वो मैं बड़ी डीपली स्टडी भी कर चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट होती है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द ओवरऑल वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, वहीं पे साथ ही उसी कमिटमेंट के साथ ही जो वर्कर पार्टिसिपेशन है उसकी भी मतलब है कि वहीं पे इम्पोर्टेंस मौजूद है। तो इसलिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। दैट शुड बी अ गुड कैपेबिलिटी इन यू। सो दैट के आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, sometime in case of any emergency situation, you have to take quick decisions, and you have to take quick decision on the basis of the data you have collected and the information you have received। और अगर information यानी वो communication proper नहीं हुई, messaging proper नहीं हुई, आपको message clearly नहीं मिला, तो आप उसकी basis पे जो decision लेंगे that would be can go into the wrong direction, और उसका आपको ओवरऑल बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये डिस्कशन की एक्टिविटी बेसिकली आपकी जो स्किल है कम्युनिकेशन की, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए। तो इंशाल्लाह हम अपने सेकंड जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, उनमें ये ग्रेडेड एक्टिविटी के तौर पे शामिल होती है। लेकिन ओशा चूँकि एक फाउंडेशन लेवल की ट्रेनिंग है, तो इसलिए इसमें हमने इसको ग्रेडिंग में नहीं शामिल किया हुआ। ओशा की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, बल्कि ये जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ये भी हमने खुद से इसमें ऐड की हुई है। जो ओशा की रिक्वायरमेंट है वो जस्ट एमसीक्यूज की ही रिक्वायरमेंट है कि 100 मार्क्स के एमसीक्यूज हों और उसमें मिनिमम 50% पास मार्क्स हों उनको। आप ये सर्टिफिकेशन मतलब दे आर ऑथराइज टू गेट दिस सर्टिफिकेशन। बट हम थोड़ा स्किल को अप करने के लिए अपने तौर पे इसमें चीज़ें ऐड करते हैं ताकि आप लोगों को बूस्ट मिले, और आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीज़ों को, इन स्किल्स को इन्हेंस करके
इनसे फायदा ले सकें। सो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज ब्लड बॉर्न पैथोजेंस। आज हम चूंकि हम ओशा के अंदर वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मशीन गार्डिंग से लेके आपकी वर्क प्लेस जो सर्फेसिज हैं, मशीन हैजर्ड्स से लेके आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो मल्टीपल डायमेंशनल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बीइंग प्रोफेशनल अपनी वर्क साइट के अंदर वॉक थ्रू करते हैं, तो आपकी अगर नॉलेज बेस अच्छी है, देन यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज हैजर्ड्स। चाहे वो ब्लड बॉर्न पैथोजन से रिलेटेड अगर कोई वहाँ पे आपको वीकनेस नज़र आती है, तो आप इमीडिएटली एक्शन लेने के काबिल होंगे। चाहे वो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड मतलब कोई वहाँ पे हैजर्ड नज़र आता है, तो वहाँ पे ना सिर्फ आप एक्शन ले सकेंगे बल्कि उसको इम्प्रूव करने के लिए कंट्रोल मेजर्स भी सजेस्ट कर सकेंगे। सो अदर एक्टिविटीज़ जो भी हमने डिस्कस की हैं अभी तक, वो ऑल आर मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर वर्क वर्क प्लेस कल्चर। आपको पता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि हम ये जनरल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं, 17 के 17 जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द जनरल इंडस्ट्री। और इसमें से मैक्सिमम सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ती है। हैजर्डियस सिचुएशन भी होती है, केमिकल्स भी होते हैं, अर्गोनॉमिक्स की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लिफ्टिंग वगैरह भी परफॉर्म हो रही होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को जानना, उनकी उनके अंदर जो हैजर्डियस सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करना, एंड देन फिर अप्रोप्रिएट तरीके से उनके कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करना। वो अप्लाई तभी आप कर सकेंगे जब आपको पता होगा, जब आपको नॉलेज होगा उस चीज़ का। सो द थर्ड टॉपिक विच वी विल डिस्कस इज द लॉकआउट टैग आउट, जो कि कल हमने मशीन गार्डिंग का जो टॉपिक डिस्कस किया था, उसी को बेसिकली फोकस करके मैंने ये ऐड कर लिया आज के टॉपिक में, लॉकआउट टैगआउट, ताकि वो एक सीक्वेंस बना रहे। तो लॉकआउट टैगआउट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या मतलब कौन सा ऑप्शन है और ये क्या स्टैंडर्ड है जिसको यूज़ करके हम अपने जो इंडस्ट्री के अंदर जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द मशीनरी, उनमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कैसे स्टोर होती है और किस तरह उससे डेंजर्स पैदा होते हैं, रिस्क पैदा होते हैं, और फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कंट्रोल करने के जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड और प्रोसीजर और यू कैन से अ सिस्टम इज लॉकआउट टैग आउट। तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जेंटलमैन, लेट्स हैव स्टार्ट। अगर हम ब्लड बॉर्न पैथोजेंस की बात कर लें, ये रिलेटेड है हमारी हेल्थ से, हमारी वर्क प्लेस हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। तो बेसिकली इस लेसन में हमने जो पर्पस अचीव करना है, या मतलब जो हमारा पर्पस है, एक तो रिकग्नाइज करना है हमने इन पैथोजेंस को, और डिफरेंट किस्म के जो हैजर्ड्स क्रिएट करते हैं ये उनके ऊपर, और स्पेशली एक्सपोजर कंट्रोल प्लान। एक्सपोजर क्या होता है कि जब आप किसी भी मतलब है कि वायरस से इन कांटेक्ट होते हैं, तो वो आप ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको कहते हैं मतलब ट्रांसमिशन। और एक्सपोज आप अगर वहाँ पे जिस एरिया के अंदर जहाँ पे वो उसकी वो क्या कहते हैं ना कि लिमिट होती है, या जिस एरिया में वो मौजूद होता है, उस अंदर अगर आप भी कहीं कमिट हो गए हैं, आपका भी वहाँ पे हो गया, इन कांटेक्ट हो गए हैं, तो आपको वो ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ आपने बड़ी डीपली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जब भी हम कोई भी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम ओशा के स्टैंडर्ड्स को रेफर करते हैं, हम ओशा की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उनको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर उनकी जो डिफरेंट जरियस सिचुएशन है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। एंड फाइनली फिर जो ओशा बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कंट्रोल मेजर्स हमें सजेस्ट करती है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और मोस्टली जो आपने एक्टिविटीज़ देखी होंगी, उनके एंड पे अब उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रोग्राम के तहत कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। जो तो होता है सुपरवाइजरी लेवल, वहाँ पर तो मतलब सिंपल एसओपीज जो होती है ना, सिंपल ये जो मतलब है कि 1 2 3 की फॉर्म में कंट्रोल मेजर्स होते हैं, वो अडॉप्ट किए जाते हैं। लेकिन जब आप मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं, देन यू हैव टू मेक प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट। तो उन प्लान को
बनाने के लिए आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, उन प्लान्स का आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किसी स्पेसिफिक जो हेजिडियस मोस्ट हेजिडियस एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है दैट इज डिफरेंट, ठीक है ना। इट इज यू हु हैज टू असेस दैट व्हाट काइंड ऑफ मेजर प्रॉब्लम योर ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन यू लिस्ट आउट ऑल द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड, और उसमें से जो मोस्ट हेजिडियस एक्टिविटीज होती हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। मसलन कुछ ऐसी वर्क प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जैसे ये हेल्थ केयर के आपके हॉस्पिटल्स हैं, या हेल्थ केयर के जो भी मतलब हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, या जेनिटोरियल से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, उनको बेसिकली इन ब्लड बाउंड पैथोजन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो इनसे ना सिर्फ इन कांटेक्ट होते हैं, बल्कि वो मतलब है कि इम्पैक्ट भी होते हैं, विक्टिम भी बनते हैं। तो हम जो पैथोजन्स होते हैं ब्लड बाउंड, जो कि बेसिकली हमारी ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, और ये इनका अटैक बड़े वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, उनके ऊपर होता है। तो उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेफ वर्क मेथड्स हैं जो हमें ओशा बताती है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली ऑब्वियसली जब हम एम्प्लॉयर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो आप देखें, एक होती है स्पेसिफिक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप एम्प्लॉयर ने हर सूरत में करनी होती है। एक होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि एम्प्लॉयर के जो वहाँ पे नुमाइंदे होते हैं, जो हम लोग बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हम अपने मैनेजमेंट को सजेशंस भी देते हैं, एडवाइजेस भी देते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज एंड इमर्जिंग न्यू सिचुएशन प्रोएक्टिवली। मतलब है कि आप लकीर के फकीर नहीं होते, लेकिन चूंकि आपके पास बेसिक नॉलेज होता है चीज़ों का, तो आप विजन भी ब्रॉड होता है। तो हो सकता है कोई ऐसा हैजर्ड वहाँ पे इमर्ज हो जाए जो नॉर्मल स्टडी में आपके सामने ना आया हो, किसी ट्रेनिंग में सामने ना आया हो, लेकिन चूंकि बैकग्राउंड नॉलेज है आपका ट्रेनिंग का, तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी ब्लड ब्लड बॉर्न पैथोजेंस की। सो डियर लर्नर्स, जो ये वायरसेस होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, दे आर वेरी टिनी पार्टिकल्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये कोई ना कोई इन्फेक्शन काज कर देते हैं, काफ़ी इन्फेक्शियस होते हैं। आपने प्रीवियसली अभी रिसेंटली माजी करीब में आपने कोरोना वायरस का एक्सपेरिमेंट किया, पूरी दुनिया इससे मतलब अफेक्ट हो गई थी, और कितना ज़्यादा इसने डैमेज क्रिएट किया था। तो ये मतलब इनकी जो मतलब है कि क्वालिटी होती है वो यही होती है कि ये ट्रांसमिट होती है मुख्तलिफ तरीक़ों से। और ख़ासकर जो हमारी वर्क साइट्स के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है, ये जो हमारी ब्लड के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं डिफरेंट किस्म के वायरसेस, ठीक है। और इनसे जो मतलब डिजीज़ क्रिएट होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, मतलब वो हमारे सर ये कैसे जी, कैसे ट्रांसफर होते हैं ये हमारी बॉडी में? आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। इस आगे हमारा टॉपिक में है ये, इसकी ट्रांसमिशन को भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये टॉपिक आता है थोड़ा डिटेल से इसको इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब मतलब आप इन कांटेक्ट होते हैं, या मतलब कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है, अगर इफेक्टेड ब्लड है उसको इन कांटेक्ट हो गया, तो वो ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है जी। अ, सर वो किसी जख्म की मतलब अगर कोई वाउंड वगैरह है तो उसकी सूरत में ट्रांसफर होंगे या ऐसी स्किन के साथ लग के भी हो सकते हैं? नहीं, जो ये ब्लड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं ना, ये बेसिकली ब्लड को जब तक टच नहीं होगा ये ट्रांसमिट नहीं होते, ठीक है ना। अब हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये बड़े कंटीजियस किस्म के हेपेटाइटिस होते वायरसेस होते हैं, लेकिन ये मतलब जनरली सर देखें, अगर किसी और का ब्लड है तो अगर हम उसे हाथ लगाते हैं तो फिर ये नहीं ट्रांसमिट, मतलब हाँ मतलब ये पैथोजन हमें नहीं ट्रांसमिट हो गया, और अगर कोई वाउंड होगा तो फिर ट्रांसमिट हो गया, मतलब अगर हाँ हमारे बिल्कुल, वाउंड पे किसी। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बॉडी के ऊपर अगर कोई पेनिट्रेशन का मतलब साइन होगा कि पेनिट्रेशन की वो होगी, मतलब उसको वे मिलेगा, तो तभी ये ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि इसका मेन मकसद तो ब्लड में जाना है ना, ब्लड स्ट्रीम को जाके इसने डैमेज करना है।
और लिवर का ऊपर इसका मेन जो है वो टारगेट होता है इसका, ठीक है ना। तो जो हमारी वेबसाइट्स के अंदर जो ओशा की रिसर्च के मुताबिक तीन मेन किस्म के वायरसेस हमें इफेक्ट करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और HIV या एड्स जिसको कहते हैं, जो कि और इनका इम्पैक्ट जो होता है वो कितना डेंजरस होता है, आगे हम इसको डिस्कस भी करते हैं, ठीक है जी। जैसे हेपेटाइटिस बी है, ये HBV वायरस होता है स्पेसिफिक, जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस कॉज होता है। इसका मेन जो अटैक होता है दैट इज ऑन लिवर, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। आपके लिवर को डैमेज कर देता है, कैंसर कॉज कर देता है, इवन के डेथ भी हो जाती है, ठीक है। ट्रांसफर्ड वाया ब्लड और अदर बॉडीली फ्लूइड्स। अब बॉडीली फ्लूइड्स सिर्फ ब्लड की शक्ल में नहीं होते, आपको पता है जो आपकी नेजल स्क्रीशंस होती हैं, थूक वगैरह होती है आपकी, और जो बॉडी की मतलब है कि बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं, मसलन मिसाल के तौर पे अगर किसी का सैंपल लिया गया किसी के ब्लड का, ठीक है ना, और जिस नीडल से वो सैंपल लिया गया, अगर वो नीडल डिस्कार्ड नहीं की गई, वही नीडल किसी सेहतमंद बंदे को लग गई है, तो उससे ये ब्लड में ट्रांसमिट हो जाएंगे, क्योंकि उस नीडल के थ्रू उसको वे मिल गया, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की तो कंटीजियसनेस इतनी ज़्यादा है कि इसके बारे में कहते हैं कि अगर किसी सरफेस पे कोई ब्लड जिसके अंदर ये मौजूद है हेपेटाइटिस बी, अगर वहाँ पे ये रहे, तो अगर उसको आप क्लीन भी कर दें, डिकंटेमिनेट भी कर दें, तब भी 7 दिन तक उसका वहाँ पे इम्पैक्ट रहता है, 7 डेज तक, हेपेटाइटिस बी का वायरस जो होता है, ठीक है ना। तो खास कर ये जो हमारी इमरजेंसी रेस्क्यू वाली जो टीम्स होती हैं, इमरजेंसी रिस्पांस वाली टीम, जैसे फर्स्ट एड वाले हैं, ठीक है, या इवन के फायर प्रिवेंशन कंट्रोल वाली जो टीम्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोजर होने का इसमें चांस होता है, इन जो मतलब ये जो कंटीजियस वायरसेस होते हैं, चाहे वो बी है, सी है, या HIV एड्स वगैरह है, ठीक है ना। अब इनका जो इम्पैक्ट होता है वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो मतलब बेस्ट प्रिवेंशन है हेपेटाइटिस बी की, दैट इज ओनली वैक्सीनेशन। आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी का कोई ट्रीटमेंट अभी तक आपको कहीं नज़र नहीं आता, ठीक है ना। और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन नहीं है, उसका ट्रीटमेंट है, बट उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है ना। हेपेटाइटिस, ये अल्लाह ना करे ये दोनों में से किसी को भी कोई ये खासकर ये दो वायरसेस, और तीसरा वो जो HIV भी है, आपको पता होगा एड्स जो है वो बेसिकली इम्पैक्ट करता है आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना, उसको डैमेज कर देता है। इम्यूनिटी पे भी बात करते हैं जी। अली हैदर, आपने हैंड रेज किया है जी, प्लीज। सर ये जो अदर बॉडीली फ्लूइड्स हैं ये क्या होंगे, मतलब मुझे थोड़ा समझाया ना कि अगर ये जो दूसरे बॉडीली फ्लूइड्स हैं तो उसके उसके जरिए कैसे मतलब ट्रांसफर होगी कोई क्योंकि वैसे तो हर किसी को ही पता होता है ज्यादातर कि भाई ये अगर आपस में लगेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ ये ऐसा बता दे मुझे थोड़ा। बॉडीली फ्लूइड्स मींस के अगर आपकी बॉडी के अंदर से कोई मतलब सैंपल लिया गया किसी पार्ट का, ठीक है, या आप क्या मतलब नेजल स्क्रीशंस होती हैं, उसमें अगर नाक से अगर आपकी स्क्रीशंस निकलती हैं, अगर उसके अंदर ब्लड भी है, ठीक है ना, या मतलब है कि यूरिन पास करते हैं आप, ठीक है ना, उसमें अगर ब्लड की अमेजिश हो गई है, ठीक है ना, तो वो मतलब अदर बॉडीली फ्लूइड्स में ये चीज़ें आएंगी। और इसी तरह मतलब ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर मतलब है कि ये बॉडीली फ्लूइड्स का बड़ा ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहाँ पे ऑपरेट वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ऑपरेशंस के दौरान में अगर जो डॉक्टर्स हैं अगर वो प्रिकॉशंस ना करें, अगर कोई इम्पैक्टेड पर्सन है हेपेटाइटिस सर बी का। इसीलिए सर वो इसीलिए एक मतलब एक दफा यूज सिरिंज को दोबारा यूज जी नहीं करते। जी जी जी, बिल्कुल। ये जो जी हेपेटाइटिस जी। बी, सी और HIV के वायरसेस होते हैं, इन्हीं की वजह से हमेशा जो है वो नीडल को, जो आप इंजेक्शन के थ्रू नीडल यूज करते हैं ना, उसको हमेशा डिस्कार्ड किया जाता है। कभी भी दोबारा आपको ये भी कहा जाता है कि ये जो मतलब जहाँ पे आप ये जो शेव वगैरह बनवाने के लिए हजाम के पास जाते हैं, वहाँ पे मतलब ब्लेड्स देखें, अगर आप एक इम्पैक्टेड पर्सन है ना, आपको पता है जब वो शेव करवाते हैं,
तो वो ब्लेड जब लगता है तो वो ब्लेड, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस है और वो उस ब्लेड को टच कर गया, और उसको इवन पानी से भी आपने धो लिया है या मतलब थोड़ी बहुत उसको सफाई भी कर ली है, लेकिन इम्पैक्ट होता है कि वो दूसरे पर्सन को, मैंने जैसे आपको बताया ना कि हेपेटाइटिस बी का वायरस जिस ब्लड में होता है, ठीक है, अगर वो एक जगह पे रखा हुआ हो, तो अगर आप उसको ब्लड को वहां से साफ भी कर दें तब भी 7 डेज कहते हैं, जो मतलब इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि उसका इम्पैक्ट रहता है, वहाँ पे इम्पैक्ट होने का खतरा होता है। तो इसीलिए उनको डिस्कार्ड किया जाता है। और जब वो डिस्कार्ड किया जाता है और उसके बाद फिर उनको वेस्ट, प्रॉपर एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उनको वेस्ट किया जाता है। वेस्टेजेस के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इंसिनरेशन भी होती हैं, डिस्पोजल मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, उनको इंसिनरेट किया जाता है, मतलब पहले उनको डीकंटेमिनेट किया जाता है मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए, और उसके बाद फिर उनको डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बड़े डेंजरस पैथोजन होते हैं आपके ये हेपेटाइटिस बी और सी और HIV वगैरह के, ठीक है ना। तो बॉडीली फ्लूइड्स की अंडरस्टैंडिंग बन गई अभी आपको। एक तो ब्लड हो गया आपका, और बॉडीली फ्लूइड्स और जो अदर तरीकों से आपकी बॉडी से जो भी स्क्रीशंस निकलती हैं, चाहे यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, या मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान में आपकी बॉडी से फ्लूइड, आपको पता है ना, फोड़ा बड़ा बना हो तो उससे भी स्क्रीशंस निकलती हैं। और इसी तरह मतलब और बॉडी से जो भी फ्लूइड निकलता है जिस भी वजह से, अगर उसके अंदर ब्लड शामिल हो गया और वो इम्पैक्टेड है ब्लड वायरस की वजह से, तो वो अगर किसी दूसरे ने उसको टच कर लिया है तो वो उससे इम्पैक्ट हो जाएगा। भाई ये बड़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ तो इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, और हमारे यहाँ ये हेपेटाइटिस खासकर जनूबी पंजाब में तो इसकी बहुत ज़्यादा, जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में ये, और जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होता है, जो पानी जो है साफ़ नहीं होता, ड्रिंकिंग वाटर क्लियर नहीं होता, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। और लोगों को पता ही नहीं होता, एक इसको कहते हैं साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर होते हैं, ये आपके लीवर को खा जाते हैं। ये इतने डेंजरस वायरस होते हैं, ये आपके लीवर को आहिस्ता 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 डैमेज करके उसको बिल्कुल सत्यानाश फेर देते हैं। आपको पता है ना, फिर लीवर ट्रांसप्लांट कराना इतना बड़ा वो सरदर्दी है कि वो हर बंदा करवा भी नहीं सकता, और वो उसमें भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप सरवाइव कर सके। तो लीवर तो बड़ा वाइटल ऑर्गन है आपकी बॉडी का, तो इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ब्लड को टच नहीं करना चाहिए। जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी को लाइव समझते हैं ना, उषा कहती है कि आप हर तार को, चाहे वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी गुजर रही, लेकिन आपको कंसिडर करें कि वो लाइव है। इसी तरह उषा कहती है कि जब आपके सामने ब्लड हो, तो आप ब्लड को हमेशा मतलब कंटीजियस समझें, कि उसके अंदर कोई ना कोई इम्पैक्ट हो सकता है, उसको टच ना करें विदाउट सेफ्टी मेजर्स। ठीक है जी। अच्छा सर, लेकिन अगर कोई मतलब ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाए जहाँ के मतलब ब्लड वगैरह हो, तो फिर उधर से बचने के लिए फिर क्या करना चाहिए, कोई उधर मतलब। उधर ही तो ज़्यादा मसाइल होते हैं। अब जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें मतलब आपकी जो फर्स्ट एड की टीम होती हैं, अगर उन्होंने हाथ पे जो ग्लव्स पहने होते हैं, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, या बॉडी के ऊपर उन्होंने ओवरऑल्स पहने होते हैं, अगर ये नहीं पहने हुए और इम्पैक्टेड पर्सन है, अगर इंजरी हुई है, ब्लड है उसका, अगर आपको छू गया है, तो आपको मतलब है कि उसका इम्पैक्ट हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए फिर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है ना, कि मतलब आप जो आपकी टीम है, उनके पास प्रॉपर अपना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। जब भी वो अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, उसको कंसीडर के, ब्लड को हमेशा कंसीडर करें कि ये कंटीजियस है, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल तंदुरुस्त बंदे का भी ब्लड हो, लेकिन उसको कंसीडर करें ये कंटीजियस है। ये अल्लाह माफ करे, ये BC बहुत डेंजरस पैथोजेंस होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। मैंने तो फिजिकली भी मतलब हमारे अपने रिलेटिव्स के अंदर ये प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, और बेचारे मतलब है कि नहीं बच सके, वो जिंदगी बचती नहीं है, बहुत लीवर का सत्यानाश फेर देते हैं ये, ठीक है ना। तो इनसे सिर्फ आप प्रिकॉशंस के जरिए और कंट्रोल मेजर से ही आप बच सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रिकॉशंस कैसी होती हैं, और हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं इनसे बचने के लिए। अब सी की बात कर लें, तो ये भी एन इन्फेक्शन ऑफ द लिवर कॉज बाय हेपेटाइटिस सी becomes long term chronic illness for 70 to 85% of the infected। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया,
तो उसमें से मतलब है कि 70 to 85% चांसेस है कि वो बंदे को क्रोनिक इलनेस हो जाएगी। मतलब इतना ज्यादा वो डैमेज कर देता है लिवर को कि उसके बचने का इम्कान फिर मिनिमम रह जाता है, कैन रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इवन डेथ। ठीक है ना। नो वैक्सीन, सी के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है। इसके लिए इंजेक्शन होते हैं, वो कुछ इंजेक्शन का एक कंप्लीट कोर्स है। लेकिन कभी आप वैसे रिसर्च के तौर पे पता करिएगा कि खुदा ना खास्ता अगर जिसको हेपेटाइटिस सी हुआ है और उसका जब ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके लिए उसको किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। ये इतने सख्त इंजेक्शन होते हैं ये हेपेटाइटिस सी के कि उस बेचारे की जिसको ये लगते हैं उसकी हालत जो है ना, मतलब है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट मुमकिन ही नहीं होता। इनका सिर्फ एक ही हल है, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। बस इनसे बचें, जिस तरह हो सकता है इनसे बचें, अपने खुद भी बचें और अपने लोगों को भी बचाएं। ठीक है ना। तो ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड इंक्लूडिंग वाया नीडल स्टिक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे सर नीडल कौन सा स्टिक्स, ज्यादा डेंजरस है, हेपेटाइटिस बी या सी? यार ये दोनों ही डेंजरस हैं, दोनों ही अपनी जगह पे। लेकिन अगर ज्यादा सिविरिटी को देखा जाए तो सी ज्यादा सवियर है। मतलब सी जो है वो तो अल्टीमेट डेथ है ना। बी फिर भी थोड़ा मतलब टाइम ले जाता है, ठीक है, लीवर को डैमेज करने में। लेकिन सी तो बिल्कुल खा जाता है। तो सी ज्यादा डेंजरस है। ठीक है। आगे HIV एड्स वगैरह का आपको पता होगा, नॉलेज होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि ये बेसिकली ये वायरस क्या करता है। इट्स अ मोस्ट डेंजरस वायरस। कि आपकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी एक आपका कुदरती फंक्शन होता है बॉडी का। क्या होता है, मसला मिसाल देता हूँ आपको। जैसे मसलन आपको कोई चोट लगी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया तो आप उसको थोड़ा प्रेस करते हैं हाथ से या किसी कपड़े से, या तो वो आहिस्ता 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 उसके अंदर एक झिल्ली बन जाती है और वो ब्लड रुक जाता है। ठीक है ना। या मतलब है कि आपको कोई किसी किस्म का वायरस का अटैक हुआ है, बैक्टीरियाज का अटैक हुआ है, लेकिन कुदरत का जो इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो एक्शन में आ जाता है ना। सेल्फ डिफेंस इसको कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिया हुआ है। कि वो जैसे अगर आप बीमार हुए हैं, मतलब जुकाम हुआ है, नज़ला हुआ है, थोड़े दिन के बाद आप रिकवरी मोड में आ जाते हैं। वो किस लिए कैसे आते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टरों की दवाइयों की वजह से आते हैं। डॉक्टरों की दवाइयाँ बेसिकली वो बड़े सियाने होते हैं। वो असल में आपकी इम्यूनिटी को ही टारगेट करते हैं कि यार इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो और इन बैक्टीरियाज और वायरसेस से जब फाइट करे तो ये ओवरकम कर ले उस बीमारी को और ये तंदुरुस्त हो जाए बंदा। और सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ही यही होता है कि इंसान अपना इम्यून सिस्टम जो है ना इसको कभी भी खराब ना होने दे। ये जो कोरोना वायरस का था अटैक, ये सबसे मेन अटैक ही आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर होता था। ठीक है। और आपका इम्यून सिस्टम वो बिल्कुल डैमेज करके रख देता था, जिससे इंसान जो है वो बिल्कुल, मतलब है कि वो क्या कहते हैं ना, कि डाउन होता 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 बिल्कुल ग्राउंड टू जीरो हो जाता था। तो इम्यून सिस्टम आपका इम्पैक्ट कर देता है ये HIV। इसको इसीलिए मतलब है कि एड्स और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड मतलब है कि ये होता है आपका वायरस। और मेन टारगेट इसका जो है वो ये भी ब्लड के जरिए और बाकी जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उनके थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो वंस इट इज डन, जब ये हो गया तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना इसकी वापसी है, ना इसकी फिर इंसान इससे बच नहीं सकता। ठीक है ना। फिर उसने अपना टाइम ही बस इंतजार करना है कि कब ये मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर हावी होता है। ठीक है ना। क्योंकि ये आपकी जो मतलब इम्यूनिटी है उसको ग्राउंड टू जीरो कर देता है। और जब इम्यूनिटी जीरो हो गई तो फिर जब एक वायरस का अटैक हुआ तो फिर मल्टीपल अटैक्स शुरू हो जाते हैं। आपको जिस भी छोटी सी बीमारी का भी आपके ऊपर अटैक होगा ना तो आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमेशा ये जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स देते हैं, ठीक है, इनसे क्यों बचना चाहिए। आप यूरोप में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, वहाँ पे बड़ी सख्ती होती है इन चीज़ों के ऊपर। जो हमारे यहाँ आम अद्वियात मिल रही होती हैं मार्केट में, जो एंटीबायोटिक धड़ाधड़ लोग कहते हैं जी जल्दी आराम आ जाता है उससे, वो क्या होता है, वो बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती है ना
वो आप के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, गुड बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज भी दो किस्म के होते हैं ना, एक अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, एक बुरे बैक्टीरियाज होते हैं। इस तरह वायरसेस भी डेंजरस होते हैं, कुछ वायरसेस भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी जो एंटीबायोटिक है, वो जहाँ पे आपके जो बैड वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं उनको मारते हैं, तो साथ अच्छे जो वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देते हैं, ठीक है ना। यानी आपकी इम्यूनिटी जिन गुड बैक्टीरियाज की वजह से पैदा होती है आपके जिस्म के अंदर, वो उनको भी किल कर देते हैं। तो उस वजह से वक्ती तौर पे तो आपको आराम आ जाता है, फॉर द टाइम बीइंग, मतलब आप जो है वो मतलब क्योर हो जाते हैं आपको, मतलब बड़ा फ्रेश फील होते हैं, यार ठीक हो गया, ये दवाई ली है मैंने तो ठीक हो गया। लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है, तो हमेशा जो है इससे बचें। एंटीबायोटिक्स का यूज़ मिनिमम, बहुत मतलब है कि किसी अच्छे फिजिशियन से जब तक वो आपको लिख के ना दे तब तक यूज ना करें उसको, ठीक है जी। अब हम अगर आप प्रोटेक्शन की बात कर लें जी, कि हमने इनसे बचना कैसे होता है, तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब इनसे बचने के लिए, जो आपको मतलब है कि अगर आप इनको यूज़ करें तो आप मतलब है कि उनसे प्रोटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मतलब है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, जैसे मतलब आप ग्लव्स पहनने, या इन कांटेक्ट जहाँ पे होने का खतरा है वहाँ पे मतलब है कि आप ब्लड से इन कांटेक्ट ना हो, जहाँ पे भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कोई प्रॉपर आप कोई ग्लव्स वगैरह पहन के यूज़ करें, ठीक है ना। या मतलब है कि गुड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, गुड प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि आपको मतलब है कि हैंड वॉशिंग की आदत बनाएं, ठीक है। अपने वर्कर्स को, जहाँ भी आपके वर्कर्स हैं, और अगर कोई आपको खदशा है वहाँ पे कोई हेपेटाइटिस वगैरह की होने का, तो वहाँ पे उनको हैंड वॉशिंग की अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना अगर कहीं पे कोई फ़र्ज़ करें कोई इन कांटेक्ट हुए भी हैं ब्लड से किसी शख्स के भी, मैंने आपको बताया ना कि ओशा कहती है कि आप किसी भी किस्म के ब्लड को हमेशा कंटीजियस समझें, ठीक है ना। तब आप अगर उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके काम करेंगे ना, तो तब फिर आप जो है वो मतलब है कि इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस यही होती हैं, हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, मतलब ब्लड को टच करने से परहेज करें, ठीक है। अनटिल अनलेस मतलब आपकी कोई बहुत मजबूरी है, या मतलब आपने करना है, आप फर्स्ट एड की टीम का हिस्सा हैं, तो आप ग्लव्स का यूज़ करें, ठीक है ना। और मतलब है कि उसके बाद उन ग्लव्स को डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। इसी तरह इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में जो चीज़ें पहले भी मैंने आपको बताई हैं, जैसे अगर कोई नीडल्स यूज़ की है आपने बॉडी से ब्लड सैंपल लेने के लिए, तो उस नीडल को डिस्कार्ड कर दें, ठीक है ना। अगर कहीं पे ब्लड किसी शख्स का गिरा है किसी पार्ट के ऊपर, तो उस पार्ट को कोशिश करें ज़ाया कर दें, ठीक है ना। किसी मतलब है कि इसी तरह मतलब है कि डिफरेंट किस्म की जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनका यूज़ करें। कोट्स वगैरह होते हैं, आई प्रोटेक्शन वगैरह होती है, फेस मास्क और शील्ड्स वगैरह होती हैं, जैसे कोरोना वायरस वगैरह से बचने के लिए मतलब है डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस जो हम करते थे, तो इनका यूज़ करना चाहिए। ख़ास कर वो लोग, मतलब एक तो जनरल प्रैक्टिस में आपने ये देखना होता है बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, कि आपके यहाँ इसका एक्सपोजर है या नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। और जाहिर है आपकी उधर मतलब है कि क्या कहते हैं कि अगर कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद है आपकी कंपनी के अंदर, और वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर एक बंदे को भी हेपेटाइटिस बी है, तो फिर आपको ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि और भी लोगों को हो सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। उसके किसी न किसी इन कांटेक्ट उसके ब्लड की होने की या बॉडीली फ्लूइड की वजह से पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए फिर ये है या तो इसको आइसोलेट करें, या फिर ये है कि वहाँ पे जहाँ पे भी कोई इंजरी वगैरह हो, एक्सीडेंट हो, वहाँ पे जब आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए प्रॉपर केयर करें। अपना जो भी वहाँ पे सेफ्टी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ करें, और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं कंपनीज के अंदर, ये प्रोवाइड की जाती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। खासकर ये जो फर्स्ट एड की टीम होते हैं, और जो ट्रेन नहीं होते उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो इस पंगे में ना पड़े। हमारे यहाँ ये बैड प्रैक्टिस है कि हम जो है ना वो चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज़ का हमें पता नहीं भी होता हम उसके अंदर घुसते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं।
अब वहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस यही कहती हैं कि जो चीज़ आपको असाइन नहीं हुई या जो चीज़ आपको आती नहीं, उसमें मत घुसें। कोशिश करें कि वहाँ पे कोई ट्रेंड बंदा मौजूद हो, ट्रेन टीम मौजूद हो, उनको कांटेक्ट करें और उनको अपना काम करने दें। हाँ, आप कोई छोटी मोटी हेल्प कर सकते हैं उनकी, बट अगर आप ट्रेन नहीं हैं तो आप इसमें मत घुसें। आप ना सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे बल्कि और लोगों के लिए भी मसला पैदा कर लेंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता, अब ये भी सिचुएशन हो सकती है ना कि अगर एक्सपोजर हो गया, मतलब कहीं पे ब्लड गिरा हुआ है, ठीक है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी है या कोई वायरस मौजूद है, ठीक है ना, और इन कांटेक्ट हो गए हैं आप, किसी वजह से आप उसको इंजरी को कहीं मतलब संभाल रहे थे, उसको उठा के आपने एम्बुलेंस में डालना था या जो भी हुआ। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, एक्सपोजर हो जाए, तो तब फौरी तौर पे आपको क्या करना चाहिए? इफ एन एक्सपोजर इंसिडेंट अकर, वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर। जिस एरिया पे एक्सपोजर हुआ है, जहाँ पे वो बॉडी खून लगा है आपका, उसको फौरी तौर पे धोएं, साबिन के साथ और क्लीन वाटर के साथ, ठीक है ना। इरिगेट आइज विद वाटर एंड सेलाइन। अपनी आंखों के ऊपर भी मुसलसल ज्यादा पानी डालें, और मतलब वो सेलाइन वाटर होता है एक, आपको पता होगा, ये अमूमन मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, ठीक है ना। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर होता है, उसके ज़रिए वो अगर आपके उधर प्रोवाइड किया हुआ है, मेडिकल वाले लोगों के पास तो होता है हमेशा, ठीक है ना। उसके बाद फ्लश splashes to the nose, mouth or any other part of the skin that the infectious materials touched with water, ठीक है ना। अब ये देखें, मतलब आप इसकी एक्सपोजर को, कि अगर आपके नोज या माउथ का में से कोई स्क्रिशन निकली है, थूक निकला है, या नोज से स्क्रिशन निकली है, और जिस पानी से आप धो रहे हैं उसको, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये कहती है कि आप उस पानी को फ्लश आउट करें, मतलब उस पानी को भी तेजी से बहाएं वहां से, कि कोई और उसको, मतलब उस पानी की इन कांटेक्ट होने की वजह से इम्पैक्ट ना हो जाएगी। रिपोर्ट द इंसिडेंट इमीडिएटली टू द पर्सन नेम्ड ऑन द एक्सपोजर कंट्रोल प्लान, ठीक है ना। आपके यहाँ एक स्टैंडर्ड एक्सपोजर कंट्रोल प्लान जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, जहाँ पे आप को देखें, वहाँ यहाँ पे मैं फिर वही बात करता हूँ कि जो भी ये प्रिवेंशन प्लान्स होते हैं ना, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म का हैजर्ड है, और उसके मुताबिक फिर अपने अपने प्लान बनाते हैं। जहाँ पे अगर मतलब है नहीं है इसका, मतलब कोई हैजर्डियस सिचुएशन, तो वहाँ पे तो इसकी इतनी बड़ी प्लान की जरूरत नहीं पड़ती ना। गेट टू ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर ये आपको इम्पैक्ट हो गया और आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो फिर वो आपके लिए क्रोनिक शुरू में होगा, फिर वो लॉन्ग टर्म में भी चला जाएगा, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए इसको प्रिवेंशन से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स की बात कर लें, एम्प्लॉयर्स को क्या करना चाहिए इस पैथोजन से सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, ठीक है ना। नंबर एक तो प्रोवाइडिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन टू एम्प्लॉयज, ठीक है ना। अब अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है कि हेपेटाइटिस बी, जहाँ पे ब्लड की मतलब है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कोई एक्टिविटी होती है, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, ये मोस्ट हेजर्डियस एरियाज होते हैं इन चीज़ों के लिए। केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जहाँ पे इंजरीज को लाया जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा लोगों को लाया जाता है। तो वहाँ पे मतलब है कि वो कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीनेशन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। अपने वर्कर्स को ट्रेन करें कि जब भी उन्होंने किसी इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करना है, मतलब उसको उन्होंने लुक आफ्टर करना है, तो प्रॉपर जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, या जो जो भी आपका हैजर्ड कंट्रोल प्रोग्राम बना हुआ है, उसके मुताबिक उनको ट्रीट करें। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपोजर कंट्रोल प्लान। एक्सपोजर कंट्रोल प्लान आपका इस तरह, मतलब ये प्लान वो प्लान होता है कि आप इसके इन कांटेक्ट होने से बच सकें। मसलन उसमें प्लान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, मसलन अगर आप नीडल्स का यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर है, यहीं पे या कहीं पे इंजरी एक्सीडेंट है, तो वहाँ पे मतलब आपने उस इंजरी एक्सीडेंट को डायरेक्ट नहीं, आपने उसको ट्रीट करना, अपने नॉर्मल हाथों से नहीं, उसको उठाना शुरू कर देना, ग्लव्स पहने, ओवरऑल पहने, ठीक है ना, और उसके बाद फेस शील्ड भी पहने। तो फिर उसके बाद आप उस शख्स को मतलब है कि ट्रीट करें, और उसको विक्टिम को करना तो पड़ता है, जाहिर है हॉस्पिटल के लोग भी करते हैं, बट ये है कि सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए।
फॉलोइंग प्रॉपर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अगर आप मतलब है कि वहाँ पे हाउस कीपिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब सब आपने देखा होगा ना, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 24 घंटे सफाई हो रही होती है, मतलब मल्टीपल शिफ्टों में काम हो रहा होता है वहाँ पे हर वक्त आपको वो। क्यों? उसकी वजह यही है कि दे आर मोस्ट हेजिडियस एरियाज इन दिस सेंस, कि वहाँ पे डिजीज्ड पीपल लाए जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जो ऑलरेडी उनको डिफरेंट किस्म की डिजीजेज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे इनका एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इंश्योर प्रॉपर लेबलिंग इन द वर्क प्लेस। लेबलिंग जैसे मैंने आपको केमिकल हेजिडियस प्लान के अंदर, हैजर्ड कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ाया था, बताया था कि लेबलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है ना। लेबल जो है वो करना, अगर किसी का ब्लड सैंपल पड़ा हुआ है तो जिस शख्स का है उसकी लेबलिंग वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मिक्स कर दें आप, मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, ठीक है ना, उसको फौरन ब्लड की ज़रूरत है, और हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि कोई भी बंदा पकड़ा उसका ब्लड लिया और दूसरे को लगा, वो अच्छा भला तंदुरुस्त बंदा भी बेचारा जो है वो अगर खुदा ना हंसता वो हेपेटाइटिस बी का इम्पैक्टेड ब्लड है तो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ना, ठीक है ना। फॉलोइंग प्रॉपर पोस्ट एक्सपोजर प्रैक्टिस। अगर खुदा ना खास्ता एक्सपोजर हो गया है, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में वो प्रैक्टिसेस बताई हैं कि आप हैंड वॉश करें सोप के साथ, और अगर बॉडी के उस फ्लूइड को या ब्लड को पानी भी टच किया है तो पानी को भी फ्लश आउट करें विद ग्रेव वाटर, ज़्यादा पानी के साथ उसको फ्लश आउट करें वहाँ से, ठीक है। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट पीपीई। पीपीईज में जैसे ग्लव्स हैं, या मतलब है फेस शील्ड्स हैं, या आई प्रोटेक्शन है, या स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, या बॉडी के ओवरऑल्स वगैरह होते हैं जो स्पेसिफिक इस मतलब पैथोजन से बचने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनको प्रोवाइड करना आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एम्प्लॉयर मीन्स कि आप बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, you should know all these things, and finally if you would be having enough knowledge about that, then you would be able to request your employer कि जी वहाँ पे हमें ग्लव्स चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हमें जो है वो फेस शील्ड चाहिए, वहाँ पे हमें हमारी अगर मसलन आपको, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी वर्क साइट के ऊपर हेल्थ सेफ्टी के, आपको कहा जाता है जी कि फर्स्ट एड की जो इमरजेंसी का प्लान बनाए, आप इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाए, तो उसमें आपने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना है, तो उसमें आपने फर्स्ट एड टीम को भी तो शामिल करना है। तो फर्स्ट एड जो जो भी मेडिकल रिस्पांस वाली टीम होगी उनकी प्रैक्टिसेस को भी तो आपने इंश्योर करना है कि वो जब रिएक्ट करेंगे किसी इंसिडेंट की शक्ल में तो कैसे करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे, सबसे पहले जो इंजरी है उसको ट्रीट करने के लिए पहले अपनी प्रोटेक्शन को इंश्योर करेंगे, और जहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है वहाँ पे बैरिकेड करेंगे, उसको प्रॉपर वार्निंग साइन लगाएंगे कि ये मतलब डेंजरस एरिया है, ताकि कोई अननोइंग नोइंग बंदा वहाँ पे ना आ जाए, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि यस, ये हमारा जो है वो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम लेते हैं एक ब्रेक एज पर आवर नॉर्मल रूटीन, जो हमारी 5 to 7 मिनट की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। उसके बाद इंशाल्लाह हम वापस आते हैं, और आप लोग बिल्कुल रेडी होके आए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कशन होगी, आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसमें आप इंग्लिश। क्वेश्चनिंग करेंगे? नहीं, मैं आपको जनरल एक टॉपिक दूंगा, आपसे जी मैं जी। मतलब मिसाल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हैदर अली, आप हमें ये बताएं कि ओशा क्या है, ओशा का मिशन क्या है, ओशा कैसे इस मिशन को पूरा करती है, और ओशा में जो वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं। मतलब आप ओशा के बारे में हमें एक्सप्लेन करें जो आपने इस ट्रेनिंग में सीखा है, ठीक है ना। मिसाल ओके देता सर। हूँ, ओके। ठीक है, इस तरह आपने। अच्छा, अच्छी प्रैक्टिस तो ये होती है, आप प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, तो कोशिश सर करें कि प्रैक्टिस क्या करनी है? आप अपने नॉलेज से ही बता देंगे, अपने वर्ड्स में। जरूरी तो नहीं ना कि जो नहीं, आपने नो नो पढ़ाया नो वो नो ही। नो, मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप मुझे पढ़ के सुनाएं, क्योंकि लिखा हुआ तो आपके पास मौजूद है। मैं ये चाहूंगा जो यस सर। आपने सीखा है ना उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। ओके सर। खुद से ओके बताएं सर। कि सर ये हमने सीखा है, इसमें मैंने मतलब आप अपने अल्फाज यूज करें, आप कोशिश करें इंग्लिश में बोलें, ठीक है। लेकिन अगर ओके सर। मतलब ओके। आपको प्रॉब्लम है तो आप उर्दू में बोलें, लेकिन ओके एक्सप्लेन सर। वेल करें। और अगर आप बोथ लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, उर्दू इंग्लिश को मिक्स करके, तो वो भी अच्छी बात है। बट आई ओके वॉन्ट सर। यू शुड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। देखिए, जब फील आ जाती है ना, जब आप एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे
तो मैं भी सुन रहा हूँगा, बाकी लोग भी सुन रहे होंगे, फील आ जाती है कि यार इस बंदे को, इस बंदे ने, इस लर्नर ने इस टॉपिक को थोड़ी तवज्जो दी है, इसने कुछ नॉलेज गेन की है इसमें से, ठीक है ना। क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं वो रट्टा नहीं मारते। प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपने नॉलेज से और अपने विजन से, अपने माइंड से चीज़ों को इंग्रेव करते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बिल्कुल यस सर। खुशी फील करें, और जस्ट उनको आप अंडरस्टैंड करें कॉन्सेप्ट्स को। 8 टॉपिक्स हैं, उनमें से ओके कोई सर। भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर 3 to 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, 3 से 5 मिनट ओके सर। एक्सप्लेन करने के लिए, ओके ठीक है। सर। और ओके सर। स्पेसिफिक तो मतलब अगर जो हमने ट्रेनिंग की है उसमें बहुत सारा नॉलेज मौजूद है, अगर आपने उसको पढ़ा है, समझा है, तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है, 5 मिनट तक बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो मिलते हैं ओके सर। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, तकरीबन सात ओके मिनट सर। की ब्रेक, और देन फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।